डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको जैसा कि विदित है, आजकल हम एक व्यक्ति कैसे सफल होता है उसको लेकर के यूट्यूब पर अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस और जो हजारों और लाखों लोगों ने जिन पर सफलता प्राप्त की है उन कारक पर बात कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको पूरा देखेंगे तो आप बहुत लाभान्वित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले टॉप सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था और वहां से हमें एक वर्ड मिला था लक्ष्य क्यों इंपॉर्टेंट है, और उस लक्ष्य को लेकर के हमने एक फिर वीडियो बनाया, सही लक्ष्य इक्वल टू 100% सफलता कैसे मिलती है। इन वीडियो को जब आप देखेंगे तो लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें उस पर सबसे पहले एक नंबर पर एक वीडियो आया था 3C इज इक्वल टू 100/100। आप उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो हम बात करते हैं आज 4P पर। यह भी एक प्रूफ्ड फॉर्मूला है जिस पर हजारों लोग, लाखों लोग जाने अनजाने में चल करके सफल हुए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और ये आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो तय मानिए आपको भी 100% सफलता मिलेगी। तो 4P में सबसे पहला P आता है, वो है आपकी प्लानिंग। प्लान। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, सटीक लक्ष्य, तो उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एक शानदार प्लानिंग बनानी पड़ती है। यदि हम प्लानिंग नहीं बना पाए तो हमारी सफलता की चांसेस या तो बहुत कम हो जाते हैं या फिर हमें समय ऊर्जा बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। उसके बाद जो आउटपुट मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो हमें ज्यादा आउटपुट कैसे मिले, उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्लानिंग को डिफाइन करना चाहेंगे मिनिमम इनपुट डाल करके, मिनिमम इनपुट थ्रू मैक्सिमम आउटपुट। प्लानिंग क्या है? मिनिमम इनपुट डाल करके मैक्सिमम आउटपुट हमें कैसे मिले। जैसे यदि हम 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 100 रुपीज मिलते हैं। यदि हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं कई बार और उस कंडीशन में हमको 10 रुपीज का लाभ पहुंचता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी प्लानिंग यदि जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही बेनिफिट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होगा। इसी को हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बनता कब है? जब हम हार्ड वर्क में प्लानिंग को ऐड कर देते हैं तो यह बन जाता है आपका स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क के क्या फायदे हैं या प्लानिंग के क्या फायदे हैं, अब हम उनको बहुत आसानी से आपके समक्ष एक्सप्लेन करना चाहेंगे। एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा है या पिंडी है, उसको हमें काटना है। तो एक तरीका तो यह है कि हम एक घन लें और उसको सुबह से काटे जा रहे हैं और हमारे शरीर से पसीना पसीना हुए जा रहे हैं, तो बड़ा हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत पता चले कि 10 घंटे में जाकर के हम उसको पूरा क्रैक कर पाए या तोड़ पाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम एक आरी लें और उसको काटें, निरंतर काटे जा रहे हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम जब उस आरी से काट रहे हैं तो हमें थकान भी होती है और उस थकान को हमें थोड़ा सा हर आधा या 1 घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है और उस पर जो हमारी आरी है उस पर शाम रख दें। फिर उसके बाद हम यदि काटते हैं तो वो लकड़ी बहुत जल्दी कट जाती है।
समझिए इसके पीछे थ्योरी क्या है। सबसे पहले जब हमने घन से उस लकड़ी को तोड़ा था, तब भी हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, और जरूरत से ज्यादा हार्ड वर्क करके ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा लगने के बाद आउटपुट कम मिला। मतलब लकड़ी टूटी, लेकिन बहुत परेशानियों के बाद। दूसरे स्टेप में हमने उसी आरी का प्रयोग किया, लेकिन उसमें 10 घंटे लगे थे, तो दोबारा से हम हर आधा या पौन घंटे या 1 घंटे के बाद रेस्ट लेते रहे, उस पर शाम रख रख करके काटा, तो वो 5 घंटे पे कट गई। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। जो थर्ड पोजीशन है, ये है स्मार्ट वर्क। जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं, यानी प्लानिंग के साथ कार्य करते हैं, तो हमें मिनिमम इनपुट डालना पड़ता है, और मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकल करके आता है। दिस इज प्लानिंग। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल हम एजुकेशन फील्ड में आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले मान लो कि हमको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब आईएएस की प्रिपरेशन करने में यदि हमने बेस्ट प्लानिंग कर ली, जैसे बुक्स हमें कौन सी पढ़नी है, सब्जेक्ट हमें कौन सा रखना है, तो सब्जेक्ट जो हम रख रहे हैं उसको क्यों रख रहे हैं, उससे कितने प्रेजेंट टाइम में बच्चे सिलेक्शन पा रहे हैं, क्या हमारी उस सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं है, कितना स्कोरिंग है, आदि आदि चीजों को लेकर के हमने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया। अब उस सब्जेक्ट को लेकर के हमने बहुत सारी बुक्स देखी, मटेरियल देखा, कलेक्ट किया। स्टूडेंट क्या करता है, एक स्टूडेंट को लगता है कि हम इंडिया की टॉप सर्विस में जाना चाह रहे हैं, जहां से बहुत नेम और फेम मिलने वाला है, तो बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। इस वजह से वो अपने रूम को एक पुस्तकालय बना लेता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन करता है। होता क्या है, वो सारी बुक्स वो कभी पढ़ ही नहीं पाता है। हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग जब हम करते हैं और यानी हम साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लेकर के जो हमने चूज किया है, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है या जीएस के, उनमें कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हर स्टूडेंट पढ़ता ही पढ़ता है। उन कॉमन बुक को जिनके थ्रू हर बच्चा सफल हुआ है, उनको हम अपनी बेस बुक बना सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सिलेबस को देखेंगे, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, उससे एनालिसिस करेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सीनियर से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा सहारा लेते हुए हम बेस्ट मटेरियल, एक तो हमने बेस बुक बना ली, दूसरा यदि उस सिलेबस से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो उस बुक से बेहतर किसी अन्य बुक में है, तो उसको हम जीरोक्स करा करके कम से कम मटेरियल हम अपने पास रख लेते हैं, और उस मटेरियल को 10 बार पढ़ते हैं। कहते हैं कि 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। दिस इज प्लानिंग। तो हमने बुक्स को लेकर के प्लानिंग कर ली। हमने क्वेश्चन आंसर राइटिंग का बहुत महत्व है आईएएस में। आईएएस की एग्जाम ज्ञान का परीक्षण नहीं करती, वो आपकी बुद्धिमत्ता का, आप कितनी जल्दी क्विकली एनालिसिस करके और सही डिसीजन लेते हैं, किस तरह से डिसीजन लेते हैं, उस बात का परीक्षण करती है। आपकी एनालिटिकल पावर क्या है, यदि आपने उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग की, तो तय मानिए कि यह भी एक प्लानिंग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक तरफ आप 100 बुक्स पढ़ रहे थे, जिन्हें आप पता चला कि 4 वर्ष में पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट एक बुक पढ़ रहा है, एक वर्ष में 10 बार पढ़ रहा है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पा रहा है। आप पता चले कि 35 ईयर में पा रहे हैं, एक स्टूडेंट 21 ईयर में पा रहा है। अथवा आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसको समझा ही नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस एग्जाम की। तो इसको कहते हैं प्लानिंग। बात समझिए। इसी क्रम में हम दूसरा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। मान लो आप 6, 7, 8, 9, 10 यानी 6 से ऊपर किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका राइटिंग बहुत पुअर है। ऐसा मैं प्रैक्टिकली आधार पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत करके देखा है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं।
ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर हैं। मैंने देखा बहुत स्टूडेंट्स के पुअर राइटिंग है और उनमें से केवल 3 या 4 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी वो शेप सही नहीं बनाता है। मोस्टली सबकी शेप सही है, तो हमें चाहिए 3 या 4 जो भी अल्फाबेट हैं जिनकी शेप सही नहीं है, उनकी हम शेप यदि सही करवा देते हैं तो कम। एक तरीका तो ये है कि सारे अल्फाबेट हम दोबारा से लिखवाएं। दूसरा ये जहां पर कमी है उनको नोटिस करके उन पर यदि काम करते हैं तो कम समय और ऊर्जा लगा करके ज्यादा आउटपुट निकलता है। कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं उनको सीखना बड़ा आसान होता है। तो मैं गारंटी देता हूं 3 से 7 डेज के अंतर्गत वो बच्चा अपना राइटिंग बहुत शानदार तरह से सही कर लेता है। इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो ये प्लानिंग का असर है। तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है अब आप समझ गए होंगे कि मिनिमम इनपुट डाल करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलता है। दिस इज प्लानिंग। या हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो उसमें जो स्ट्रेटेजी ऐड करते हैं या उसमें जो प्लानिंग ऐड करते हैं वो हमारी स्मार्ट वर्क बनकर के उभरता है। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों की आजकल हमें रिक्वायरमेंट है, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो एक स्टूडेंट लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पी जो आता है वो आता है आपका प्रैक्टिस का। ये सेकंड पी। हमने देखा होगा महाभारत के काल में, द्वापर युग में, उस समय शिक्षा की व्यवस्था आम व्यक्ति को नहीं थी। वो राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुजन हुआ करते थे। तो हमने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जब एकलव्य जाता है, चूंकि वो अनुसूचित जाति से होता है, तो गुरु द्रोणाचार्य उससे मना कर देते हैं कि हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। वो बालक एक गुरु जी की मूर्ति बनाता है, वन में जाकर के एक साधारण से धनुष से बाण की लगातार प्रैक्टिस करता है। और उसके बाद आपने देखा राजपुत्र अर्जुन, उस समय के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य जी और भगवान का दिया हुआ धनुष, दिव्य धनुष गांडीव, अर्जुन के पास सब कुछ होने के पास बेस्ट प्लेग्राउंड, और उसके बावजूद भी एकलव्य ने केवल अभ्यास के दम पर, केवल प्रैक्टिस के दम पर एकलव्य जो है अर्जुन को हरा देता है। तो हमने एक टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद फिर बेस्ट प्लानिंग कर ली, उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिस शुरू की। एक बार एक और एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहते हैं। पिकासो बहुत बड़े पेंटर हुए हैं। पिकासो एक बार न्यूयॉर्क में घूम रहे थे, तो एक महिला ने, नाम पहले से सुन रखा था, तो अरे वाह ये तो पिकासो जी हैं। वो महिला उनके पास गई कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, कृपया करके मुझे एक, उसने कागज दिया कि इस पर आप एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो ने 30 सेकंड में एक बहुत शानदार पेंटिंग बना दी। उस महिला को लगा कि ये 30 सेकंड में इन्होंने मुझे क्या बना करके दे दिया, मेरे साथ तो चीटिंग की है। तो वो थोड़ी नर्वस हुई। पिकासो बोले कि जाओ, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, आप मार्केट में इसकी वैल्यू पता करेंगे तब आपको इसकी कद्र महसूस होगी। तो वो महिला, एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहां पर जाती है। पेंटिंग्स बहुत सारी खरीदार थे। तो उस महिला ने कहा कि ये पिकासो की पेंटिंग है। देखा लोगों ने, उस महिला से कहा कि इसके मैं 50 लाख रुपए आपको तुरंत दे दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। तब उसको समझ में आया इतने पैसे की 30 सेकंड में। फिर वो भागी भागी सर्च करते कराते पिकासो जी के पास पहुंची और उसने पिकासो से जाकर के ये कहा कि मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूं, आपके पास तो बहुत अच्छा गुरुमंत्र है कि 30 सेकंड में आप 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना देते हैं, ये हमें भी सिखा दीजिए। पिकासो ने कहा कि ये 30 सेकंड की नहीं, 30 साल मैंने जो लगातार अभ्यास किया है उसके बाद ये 30 सेकंड में मुझे पेंटिंग बनाना आया है। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट।
ये सही नहीं है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप याद रखिए, आज से इसमें भी चेंज कर लीजिए। यदि हम गलत चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो गलत में हम मास्टर बन जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस भी यदि करनी है, आपने एक गायत्री मंत्र सुना होगा, कहते हैं यदि उसका उच्चारण सही ना हो, यदि हमने गलत पढ़ा तो हम पागल भी हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, दिस इज रॉन्ग। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हम लगातार अपनी गलतियों में सुधार करें और प्रैक्टिस करें, 100% हमें सफलता मिलेगी। तो प्रैक्टिस, इस वजह से भी, इस कहानी से भी आपको एहसास होगा कि प्रैक्टिस क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल, सचिन जी, जिनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। सचिन के गुरु थे आचरेकर, और उनकी कहानी आपने सुनी होगी कि वो स्टांप लगा करके उसके ऊपर 1-1 रुपए के सिक्के रख देते थे, और उनकी ये शर्त होती थी जो सचिन को आउट कर देगा तो उस बॉलर को मिल जाएगा, अन्यथा आउट नहीं कर पाया तो वो रुपया सचिन जी का हो जाएगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े, उनको अपने क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इतने सारे उनको मेडल मिले, इतने सारे उनको पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार वो आज भी उन्हीं रुपयों को मानते, 1-1 रुपए के सिक्कों को मानते हैं जो अभ्यास के दौरान उनको प्राप्त हुए थे। तो ये है अभ्यास की ताकत। सचिन को उनके अभ्यास ने इस ऊंचाई तक पहुंचाया था। तो अभ्यास कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आप समझ सकते हैं। एक 1972 में मार्क स्प्रिट्ज नाम के एक बहुत बड़े स्विमर हुए। उन्होंने ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे 1972 में। उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आपको इतना, इससे पहले कभी 7 गोल्ड मेडल मिले ही नहीं थे, और इसको ऐसा माना जाता था कि ये रिकॉर्ड कभी वर्ल्ड में भविष्य में टूटने वाला नहीं है, तो उनसे पत्रकार लोगों ने क्वेश्चन किए कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। उन्होंने कहा कि मैंने कंटिन्यू, संडे हो या मंडे, बर्थडे हो या हॉलीडे, नॉन स्टॉप मैंने 4 ईयर तक 8 आवर्स कंटिन्यू प्रैक्टिस की, उसका परिणाम है ये 7 गोल्ड मेडल। उसी स्विमिंग के फील्ड में एक बहुत ऊंचा नाम, जिनके आज भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, माइकल फेल्प्स। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 23 गोल्ड मेडल आज तक के इतिहास में, अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका कि एक व्यक्ति द्वारा ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं माइकल फेल्प्स। इनके 23 गोल्ड मेडल हैं। इंडिया में 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, और सबने मिलाकर के इस देश, जब से पहले ओलंपिक से लेकर के आज तक जितने ओलंपिक गेम हुए हैं, 23 गोल्ड मेडल नहीं जीते हैं। उस एक व्यक्ति ने जो गोल्ड मेडल जीते, उनसे जब क्वेश्चन किया गया हाउ कैन पॉसिबल, उन्होंने बताया कि मैंने मार्क स्प्रिट्ज के इंटरव्यू को सुना था, उनकी प्रैक्टिस के बारे में जाना था, और मुझे उन्हें हराना था। तो जाहिर सी बात है कि उनसे ज्यादा प्रैक्टिस की मुझे जरूरत थी। मैंने 4 वर्ष लगातार 12 घंटे कंटिन्यू, संडे हो या मंडे, हॉलीडे हो या बर्थडे, नॉन स्टॉप मैंने हार्ड वर्क किया, प्रैक्टिस की। और जब ओलंपिक में वो पहली बार उतरे तो उन्होंने 7 गोल्ड मेडल नहीं, उनको 2004 में 6 गोल्ड मेडल मिले थे। फिर उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि नहीं, मार्क स्प्रिट्ज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, और प्रैक्टिस की, पैसेंस रखा। अगली बार बीजिंग में 2008 में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल के साथ मार्क स्प्रिट्ज के 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो यह है अभ्यास की ताकत। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें किस पेज नंबर पर कौन सा क्वेश्चन लिखा है वो सब याद हो जाता है। रीजन, एक ही सब्जेक्ट को जब वो 8 से 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ाते हैं एक एक दिन में, तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। आपने स्टूडेंट्स ने भी खुद महसूस किया होगा, जब वो फर्स्ट टाइम पर साइकिल चलाना सीखे थे तो कितना उन्हें डर लगा था। आज बहुत सारे स्टूडेंट आंख बंद करके भी साइकिल चलाना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा
हो चुकी है। तो प्रैक्टिस हर कठिन से कठिन सब्जेक्ट को सरल कर देती है। इस वजह से प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी पड़ेगी। बस गुड प्रैक्टिस करिए, गुड प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस मत करिए। गुड प्रैक्टिस से मेरा तात्पर्य यह है कि आप लगातार अपनी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां भी गलतियां होती हैं, उनको सुधार करते जाइए, तब आप परफेक्ट प्रैक्टिस से परफेक्ट पर्सन बनेंगे। याद रखिए। थैंक यू। याद रखें, जब मोमबत्ती पिघलती है तभी उससे रोशनी निकलती है। तो आप प्रैक्टिस से अपने आप को पिघलाना पड़ेगा, तब आप जाकर के इस समाज में, इस देश में अपना नाम रोशन कर पाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, तीसरे नंबर पे आपका आता है पॉजिटिव थिंकिंग। आपने एक सटीक लक्ष्य बना लिया, उसके लिए आपने एक बेस्ट प्लानिंग कर ली, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है यार बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। ये डाउट जब पैदा होता है तो समझ लीजिए निगेटिव थॉट्स आते हैं। निगेटिव थॉट्स हमारी चिंता को बढ़ाते हैं। हमारी जब चिंता होती तो सारी एनर्जी काम नहीं करती है, हम तनाव में आ जाते हैं, हमारी एकाग्रता कम हो जाती है। इस सब पर मैंने वीडियो बनाया, आप उसको एकाग्रता को देखिएगा जरूर। कंसंट्रेशन को लेकर के मैंने बात की है, उस पर एक वीडियो बनाया, वो आप जरूर देखिएगा। तो हमें लगातार अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग बना करके रखनी पड़ती है। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सब में ये 4P पाए जाते हैं। उनके साथ भी ये समस्याएं आती हैं, वो भी कई बार हताश और निराश होते हैं, फिर वो जल्दी से रिकवर कर लेते हैं। वो जल्दी से निगेटिव थॉट्स के ऊपर पॉजिटिव थॉट्स अपने हावी कर देते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का लाभ क्या है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है, एनर्जी हमारी ऐसा लगता है कि बहुत सारी एनर्जी हमको मिल गई। और पूरी एनर्जी के साथ जब हम काम करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो तय मानिए कि वो लक्ष्य 100% हमको मिलता ही मिलता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास प्लानिंग भी है, हमने प्रैक्टिस भी की है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भी हम काम कर रहे हैं। कई बार ये देखा गया, जितनी हमने अपेक्षा की थी कि इतने समय में हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तब फिर जरूरत पड़ती है पेशेंस की। ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक मंदिर था और उस मंदिर पर 2 भिखारी रोज, आपने देखा ही होगा, मंदिर पर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, कुछ भीख मांगने के लिए, कुछ भगवान जी से भीख मांगने जाते हैं, कुछ उनके भक्तों से ही भीख मांगने के लिए खड़े रहते हैं। तो वो दोनों मित्र थे, लेकिन मेंटलिटी में अंतर था। एक भगवान से मांगता था, उसके अंदर बहुत पेशेंस था। दूसरा तुरंत चाहता था कि तुरंत मिल जाए। तो वो भगवान के भक्तों से, यानी आम लोगों से जो मंदिर से पूजा करके निकलते थे, उनसे मांगता था। खास तौर पर जब राजा आता था, उस दिन का उसे विशेष इंतजार उस टाइम का रहता था। वो राजा से रोज मांगता था, राजा उसको देता था, और वो नहीं मांगता था। उसको तो अपने भगवान पे विश्वास था, ये एक दिन देगा। चूंकि दोनों फ्रेंड थे, वो जो राजा से मांगता था, उसने एक दिन राजा से बहुत अनुनय विनय की कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी झोपड़ी है, मुझे बहुत परेशानी होती है, बहुत बरसात में परेशान हो जाता हूँ, मुझे कुछ अशरफियाँ दे दीजिए, सोने की मोहरें दे दीजिए, सोने के सिक्के दे दीजिए, तो मेरा जो है भला हो जाएगा, मैं जाकर के अपना घर बनवा लूँगा। राजा को दया आ गई। राजा ने अपने नौकर को आदेश दिया कि जाओ, वो जो भिखारी है उसको, उसका भूखा भी है, एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया, उसमें नीचे अशरफियाँ रख दी, उसके ऊपर खीर रख दी, और उस भिखारी को देने के लिए अपना एक नौकर भेजा। नौकर उस भिखारी को देकर के जब आया, उसने, खीर ज़्यादा थी तो खाते खाते उसका पेट भर गया। बची हुई खीर उसने उस कटोरे को अपने मित्र को, दूसरे भिखारी जो था, उसको दे दिया। उसने भी खीर खाई, उसके नीचे जो है अशरफियाँ थी वो उसने रख ली। फिर राजा ने दूसरे दिन जब आया तो पूछा, तो मैं अशरफियाँ मिल गई? उसने कहा, कहाँ, कौन सी अशरफियाँ? मैंने खीर के नीचे अशरफियाँ रखी थी। तब उसे होश आया, वो तो मैंने अपने फ्रेंड को दे दी। तो ये है धैर्य की ताकत। और इसी तरह की एक कहानी आपने एडिशन के बारे में भी सुनी होगी।
उन्होंने 10,000 उनके एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, तब जाकर के एक बल्ब का निर्माण कर पाया था उन्होंने। अब सोचिए, यदि पेशेंस नहीं होता, न्यूटन के बारे में भी आपने कहानी सुनी होगी कि उनका पूरा वर्कशॉप, जो उनकी लाइब्रेरी, जो उनकी प्रैक्टिकल वाली लैब थी, वो जल करके राख हो गई। उन्होंने पेशेंस रखा, लोग हादसे से मर जाते, और उस पेशेंस की दम पर उन्होंने फिर दोबारा से पूरी लैब तैयार की। और अब हम सब जानते हैं न्यूटन कितना बड़ा नाम है साइंस के फील्ड में, हम सब जानते हैं एडिशन को। तो ये सब पेशेंस, कई बार हमें जब एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो फिर पेशेंस रखना चाहिए। तो ये 4P यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं, निसंदेह आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।